क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो एक इसमें पहला ऑप्शन दिया है 120 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 34 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 68 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 52 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 68 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एसएससी सीजीएल यूपी टेट या वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो पीसीएस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया था। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज में समांतर सम चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज तो है ही लेकिन सम चतुर्भुज भी है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि ये वाली सम चतुर्भुज वाला है जिसकी ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान, और इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे में, ये भी ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री पर एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इनका अगर ये विकर्ण अगर 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये वाला अगर 10 है तो ये कितना होगा 5। अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 12। तो अब ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे। अगर मान लीजिए ओ बिंदु पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी अगर देते हैं तो यहां पर अगर हम देखें इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनेगा। यहां पर ओ है और ये ए बी, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये होगा कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। लंब क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस से हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। क्या लगा देंगे कि इसमें हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का वर्ग, ठीक है। अब इसमें ये चीज होगी। अब इसमें क्या करना है, ये चीज हमको निकालनी है। तो ये क्या है, सम चतुर्भुज की भुजा है, यानी कि कर्ण अगर हमको निकाल लेंगे तो आधार कितना दिया गया, मान लीजिए 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। ये 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और एक जोड़ेंगे 169। इसका अगर वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण यानी कि ए बी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप माने सभी भुजाओं का योग, है ना। तो 4 गुणित 13, 13 चौक 52 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ जाएगा। तो 52 सेंटीमीटर ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चल लेती हैं और इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चल लेती हैं। यानी कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, यानी कि अगर गायों की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी, अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी तो गाय की संख्या कम होगी, यानी कि ये आपकी प्रतिकूल अनुपाती है। तो जब भी इसमें पहले मान लीजिए गाय है, यहां लिख लीजिए गाय और यहाँ पर दिन, ठीक है। तो गाय कितनी थी 44, कितने दिन में, 9 दिन में। अब मान लीजिए एक्स गाय 12 दिन में चल लेंगी। अब इसको हमको करना है, जब भी प्रतिकूल हो तो आपस में ऐसे गुणा कर दीजिए, यानी कि 44 गुणित 9 बराबर x गुणित 12, ठीक है। और समानुपाती हूं तो इनका। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं तो 44 गुणित 9 बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 11 चौक 44, यानी कि 11 तिया 33 गाय। अब ये 33 गायें 12 दिन में इसको चल रही, लेकिन अब ये कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। तो 33 गायें पहले से ज्यादा हैं कि कम है, तो देखेंगे कि 44 पहले चल रही थी 9 दिन में, उसमें 33 गायें कितनी कम हुई, 11। तो इसका मतलब है कि 11 गायें पहले से, जो पहले 44 थी उनमें से 33 गायें जो होंगी वो 12 दिन में उसको चल लेंगी। इसका मतलब ये होगा कि 11 जो गाय थी वो पहले से कम थी। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, 11 गाय कम, पहले इसकी अपेक्षा 11 गाय कम
उसको 12 दिन में चल लेंगे। ठीक है, चलते अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। जब भी इस प्रकार, कभी कभार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो एक दूसरे के क्वेश्चंस इसी प्रकार के जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे जब आपको दिया गया हो कि वेतन अधिक है, अधिक, तो यहाँ कम प्रतिशत कम ही निकालना है। जब वेतन यहाँ अधिक हो रहा है या कोई चीज अधिक बढ़ रही है तो यहाँ पर प्रतिशत में दूसरे में कमी होगी। कमी होगी तो कितने प्रतिशत कमी होगी, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, 100 गुणित जो प्रतिशत वृद्धि है इसमें अधिक है तो वो लिखेंगे, यानी कि 25 बटे 100 प्लस जो प्रतिशत वृद्धि वो उसको लिखेंगे यहाँ। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2500 बटे 125, क्योंकि 100 में 25 जोड़ दोगे। अब 25 पंचे 125, यानी कि 100 बटे 5, 5 से काटोगे तो कितने परसेंट आ गई, 20% हमारी क्या आई है, कमी आई। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इससे निकाल सकते हैं। अगर इसी को अगर उल्टा हो जाए कि यहाँ पर 25% कमी हो जाए तब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे माइनस का साइन लगा देंगे, और अगर यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर कम हो रहा है तो ये अधिक प्रतिशत में कमी की जगह हम पूछा जाएगा प्रतिशत में वृद्धि, तो उसमें यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो 3 का आंसर है वो है सी, यानी कि 20% की, मतलब बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम है। क्योंकि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत कम होगा, तो क्योंकि ए का वेतन ज्यादा है तो बी से कम होगा, कितने परसेंट कम होगा वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तब आप कैसे निकालेंगे, तो माना कि देखो सिंपल सा, पहले माना कि बेस क्या है, माना कि बी का जो वेतन है वो एक्स है। अब बी का वेतन एक्स है तो ए का वेतन कितना, 25% अधिक है, तो ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन जो होगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन जो होगा 125 एक्स बटे 100, क्योंकि अधिक है ना, 25 पंचे 125, 25 को 100, यानी कि 5 एक्स बटे 4, यानी कि ये बी का वेतन होगा। अब दोनों में अंतर निकालो, क्योंकि कम या ज्यादा कितना है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 5 एक्स में माइनस एक्स घटाएंगे तो ये एक्स बटे 4 आ रहा है, यानी कि जो अंतर है, यानी कि जो बी का वेतन और ए के वेतन में जो अंतर है, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से इतना ये कम है, एक्स बटे 4। अब वो कितनी परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी निकालना है इसमें, तो हम वही निकालेंगे कितने में, इतने में है 5 एक्स बटे, अब इसमें 5 एक्स में है इतना तो 100 में कितना होगा, तो एक्स बटे 4 बटे 5 एक्स बटे 4 इंटू 100, तो इससे 4 से 4 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा 100 बटे 5, 5 2 या 10, इनकी 20%, यहां से भी आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन ये आपका वैसा मेथड कैलकुलेशन, आप डायरेक्ट मेथड इससे लगा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि प्रतिशत या जो वृद्धि है या बड़ी है जो चीज वो यहाँ लिखेंगे, बटे ये 100 प्लस जो वृद्धि है वो लिखना है, इससे हमें कमी हो जाएगी पता कि कैसे निकालना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया था, चौथा क्वेश्चन नंबर सीखते। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं का संख्याएं होंगी, कौन सी होंगी, देखो 1,7 होगी कि 4,4 होगी कि 2,6 होगी कि 3,5 होगी। अब इसमें क्या करना है कि देखो दोनों संख्याओं का योग 8 है तो सभी संख्याएं ये इस कंडीशन को आपकी फुलफिल कर रही हैं कि दोनों संख्याओं का योग 8 है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर कोई संख्या x है तो x का
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ऐसा करना। तो चूंकि अगर दो संख्याएं मान लीजिए का योग 8 है तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम अगर मान लो 1/y है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि इन दोनों को अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमको मिलता है क्या, x प्लस वाई बटे x इंटू वाई, इनकी दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका योग। तो योगफल तो 8 है तो 8 तो ऊपर आ रहा है x धन वाई, ठीक है। लेकिन इन दोनों संख्याओं को गुणनफल 15 है कि नहीं, तो जिन दोनों संख्याओं को गुणनफल 15 हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे। तो देखो 7 से कम 7 ये तो नहीं होगा, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 5 दिया 15, यानी कि डी ऑप्शन हमारा मिल रहा है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल 15 इससे हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से निकाल देते हैं। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन, क्षेत्रफल जो होता है दो 2 डायमेंशनल जो विमाएं होती हैं, इनकी भुजाएं होती हैं, उनका गुणनफल होता है। तो उनका गुणनफल के लिए तो जब भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी दी गई हो इस प्रकार से, तो पहला प्रतिशत लिखेंगे, पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणित दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा प्रतिशत बटे 100, ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहां पर क्या है कि अगर पहले लंबाई में वृद्धि दी गई और चौड़ाई में अगर कमी दी गई तो जो कमी होगी, यानी कि वृद्धि के लिए या बढ़ोतरी के लिए हम साइन प्लस का लेंगे, कमी के लिए साइन माइनस का लेंगे। जब कमी महसूस हो तो जो यहां पर ये प्लस का साइन है, जैसे अगर पहला वृद्धि दी गई तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये पहला कमी हुई तो इसमें ऋण का साइन लग जाएगा। अगर दूसरा अगर वृद्धि या कमी हो तो उसी के अनुसार ये भी साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी वही साइन रखेंगे। तो जो भी लास्ट में अगर ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे इतने प्रतिशत की कमी होती है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे इतनी प्रतिशत की वृद्धि होती है क्षेत्रफल में। तो इसके लिए हम अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला प्रतिशत कितना है 12, 12 धन, क्योंकि दोनों में वृद्धि है, यहाँ क्या लिखा है ये वृद्धि लिखा है, तो दोनों में वृद्धि है इसलिए हम प्लस का ही साइन लेंगे। तो ये दूसरा कितना है 10%, फिर प्लस पहला 12 गुणित 10 बटे 100, 100, इस फॉर्मूले के अनुसार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, इससे प्रतिशत जो वृद्धि क्षेत्रफल वाला सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा, वो आता जरूर है। इससे काटेंगे ये कट जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा ये 22 धन, ये बचा 12 बटे 10, इसको काटेंगे तो 1.2 होगा, तो 22। अब इसको जोड़ करके देखेंगे तो 23.2%। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें वृद्धि होगी, यानी कि क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये देखो वृद्धि पूछ भी रहा है, तो ये इसका मतलब है कि 23.2, यानी कि पहला ऑप्शन है 22%, दूसरा है बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन है 23.2, डी ऑप्शन है 20.2%। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 23.2% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, है ना। तो सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है कि यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -2 है तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मान होगा। यानी कि आइडेंटिटी पर निर्भर है, सर समीका पर क्वेश्चन है। तो जब भी इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होगा x प्लस y प्लस z, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर जेड एक्स, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या, अब इसमें ये देखना है
यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड जेड एक्स माइनस जेड एक्स। अब इसमें अब एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो क्या मिलता है, 2 धन 1 धन ऋण 2, 2 धन 1 ऋण ये यहाँ पर 3 होगा, तो ये 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरे में, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही 0 है ना। तो इस प्रकार की जो आइडेंटिटी है, अगर ध्यान देंगे कि इन तीनों का सम अगर 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें रख दी तब फिर आपका 2-3-4 मिनट उसमें लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर क्यू वाला क्वेश्चन है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालें, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें 3xyz यहाँ दिया गया है। अगर ये 3-3xyz ना दिया होता है ना, तो चूंकि इधर 0 होता तो ये -3xyz उधर चला जाता, तब फिर इसकी वैल्यू निकलती एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू कितनी आती -3xyz। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, यदि शून्येतर वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 c/4 बराबर 2a - 3b + 5c अपॉन k हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी कि इस प्रकार का जब बराबर बराबर 3-4 बार दिए हो तो इसको हम रेशियो के रूप में बदल लेते हैं। यानी अगर हम ये माना कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 ये y के बराबर है, माना कि ये मान लीजिए y मान लें या कोई भी abc के अलावा कोई भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर ये y के बराबर तो a की वैल्यू हमें 2y मिलेगी, b की वैल्यू हमें 3y मिलेगी और c की वैल्यू हो जाएगी 4y। कैसे होगी, क्योंकि a/2 बराबर y लिखेंगे, यानी कि a/2 बराबर y लिखेंगे तो a बराबर 2y हो जाएगा, और b/3 बराबर y लिखेंगे तो b बराबर 3y हो जाएगा, c/4 बराबर y लिखेंगे तो c बराबर 4y हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ए बी सी की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये बचा तो ये भी तो y के बराबर होगा, जब ये पूरा y के बराबर हमने माना तो ये भी y के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा 2a - 3b + 5c बटे k इक्वल टू ये भी y के बराबर है। अब ये y के बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ये जो हमने निकली है इसको हम पुट अप कर देंगे, या रखते हैं अगर हम तो 2 × 2y - 3 × 3y + 5 × 4y अपॉन k बराबर y। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, इसका मतलब 4y - 3 3 जा 9y और 4 5 जा 20y अपॉन k बराबर y। अब देखो यहाँ कितना आ रहा है 20 4 24, 24 में से 9 को घटा देंगे, है ना, तो कितना बचा 24 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचा 15 बचा, 15y बटे k बराबर y। अब देखो k बराबर क्या मिलेगा 15y बटे y से y काटेगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 15, है ना। कितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा कितना आ गया 15। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया 10, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 25। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा 15, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 8वां। पर 8वां में क्या है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x, y है, यानी कि जो युग्म कोण दिए हैं x और y की जो वैल्यू है वो ये है, और इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में कंडीशंस क्या होती है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके सभी चारों शीर्ष
वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक चीज अगर वृत्त के बाहर है या वृत्त के अंदर है तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज की पहली कंडीशन यही है कि जो चारों शीर्ष उसकी परिधि पर हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने की कोण है, यानी कि कोण ए और कोण सी, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये होगा कि 3y-5 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 180। 5 से ये 5 कट जाएगा तो 3y प्लस 7x बराबर 180। ये पहली कंडीशन हमको मिल रही है। अगर इस कंडीशन को x और y की जो वैल्यू हमको दी गई है, अगर इनमें से कोई भी इसमें पुट अप करते हो और अगर 180 अंश आ जाता है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देख लीजिए पहला 15 और 25, यानी कि ये x है और ये y है, तो x की जगह हमें 15 रखना है, y की जगह 25 रखना है, 25 और x की जगह 15 रखना है। अगर 180 अंश आ रहा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 25 × 75 प्लस 15 सते 105, 105 और 75 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब है कि ये हमारा पहला ऑप्शन हमको मैच कर गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है कि अगर आपने पहली कंडीशन निकाल ली और कंडीशन से जो वैल्यू दी गई उसको हम पुटअप कर देंगे, सारी वैल्यू एक एक करके पुटअप करके चेक कर लेंगे कि अगर ये इसके बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है कि यही आंसर होगा। अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे, तो कंडीशंस अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे, ये चीज निकाली है, अब इसी प्रकार से इन दोनों का सम कर लेंगे। तो अगर सम करेंगे 4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180, इन दोनों का भी सम 180 होगा, यानी कि 4x प्लस 4y बराबर 180 में से 20 उधर जाएंगे घटेंगे तो 160 अंश। फिर 4 से भाग दीजिए, x प्लस y बराबर अगर भाग देंगे 4 चौको 16 40, यानी कि ये कंडीशन सी आ गई। अब हमको एक क्वेश्चन ये सेकंड मान लीजिए, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालते हैं तो अगर हमें 7x है तो यहाँ पर भी 7x करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x प्लस 7y इक्वल टू 7 चौको 28 280 हो जाएगा। और यहाँ पर 7x प्लस 3y बराबर 180 है, घटा देते हैं तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये 7y में से 3y 4y बचा, इसका मतलब ये घटेगा तो 0 0 100, ये 100 अंश बचा, ये 280 में से 180 घटेगा 100, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अंश। यानी कि y की वैल्यू 25 कहाँ पर है, इसमें 15 है, 35 है, 35 है, इसका मतलब इसी में। तो यही ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 0 होगा कि 1 बचेगा कि 2 बचेगा कि -1 बचेगा। तो ऐसे को आइडेंटिटी डिवाइड करने वाली कंडीशंस हो, अगर ये x माइनस 1 से इसमें भाग देने पर शेषफल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी a। अगर ये पूरा पूरा विभाजित होता है तो हमारा ये 0 हो जाएगा, अगर पूरा विभाजित नहीं होता है तो कुछ शेषफल बचेगा। तो शेषफल कैसे बचेगा, जब हम x बराबर 1 इसमें रख देंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो 1 की घात 13 धन 1, 1 की घात 13 का मतलब 1 धन 1, तो कितना बचा, यानी कि 2 शेषफल बचेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, बहुत आराम से इनको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हर वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन आपको सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो में आपका एक शेयर या लाइक किसी भी गरीब बच्चे की पेन पेंसिल कॉपी की मदद कर सकता है, क्योंकि जो भी हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं ये सब उन्हीं बच्चों के लिए चला रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो किसी तरीके से शिक्षा से वंचित हैं, उनका सहयोग करने के लिए। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि एक वृत्त है, सबसे पहले तो वृत्त खींच लीजिए, एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र मान लीजिए ये है।
अब वृत्त की केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, जीवा क्या होती है? जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये जीवा होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए ए और बी जीवा है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर है? यहां से इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से ये सेंटर है, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम केंद्र से इस पर लंबवत खींचते हैं तो इस जीवा को, केंद्र से खींचा गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में बांट देता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी। अब यहां से केंद्र से इस जीवा, इस वृत्त की परिधि तक की दूरी ये वाली, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर क्योंकि देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा अगर यहाँ एम बिंदु मान लेते हैं तो ओ एम लंब हो गया और ए ओ ये त्रिज्या हुई और ए एम ये आपका जीवा का अर्ध आधा। तो अब ये वाली लंबाई निकालना, तो यहाँ पर लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ओ एम ए एक त्रिभुज बना। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पर ऐसे, ये ओ ये एम और ये, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई होगी अंडर रूट 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर, इनकी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हम ए ओ एम ए ओ की लंबाई आ जाएगी। यानी कि अगर इसका लंबाई निकालेंगे, बारम्बार 144 पचम 25 और 144 बराबर 169 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 आ गई। अगर ये 13 है, बात समझ में आ रहा है, ये 13 है, तो इसको और देखेंगे, अगर हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है। क्या निकालना? 13 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हुई, क्या निकालना? त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या हुई। अब व्यास अगर निकालना है तो इसमें ऑप्शन 20 24 13, तो इसका मतलब यहाँ पर 13 दिया गया है, तो यहाँ पर व्यास की जगह क्या निकालना पूछ रहा है? त्रिज्या ही पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा? त्रिज्या। इसका मतलब है कि त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या होगी 13 सेंटीमीटर। अगर वो व्यास पूछता तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 13 और बढ़ा देंगे तो 26 सेंटीमीटर हमारा व्यास होता है। तो चूंकि ऑप्शन 26 है नहीं, त्रिज्या ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसमें सवाल में त्रिज्या ही पूछ रहा होगा, है ना। तो चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी हमने क्वेश्चन 10 सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें जरूर, उसमें कमेंट जरूर लिखें और थंबनेल बनाएं, जिससे कि आप अगला जो वीडियो होगा उसको सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। अगर आपको कोई एग्जाम देना है, चाहे यूपीएसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, या पुलिस का हो, या पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस भी वीडियो में हम लेकर आते हैं। तो पीसीएस में क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, वो काफी क्वेश्चंस हमारी वीडियो से उसमें मैच कर गए थे, तो जरूर आप लोग ध्यान दें और बहुत बहुत धन्यवाद।